हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, चाहे वो वीडियो हो, लोअर हो, लेखपाल हो या जूनियर असिस्टेंट हो, इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट की ग्रुप सी की परीक्षा व आरओ की परीक्षा आदि परीक्षाओं में वर्णमाला का एक विशेष स्थान है। तो जिन बच्चों का हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है या उन्होंने हिंदी केवल अपने इंटर के या हाई स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने साइंस साइड या आर्ट कॉमर्स ले लिया, आर्ट साइड नहीं, तो उनको हिंदी के पेपर में क्वेश्चन करने में बड़ी कठिनाई होती है, खासकर वर्णमाला वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहली चीज़ है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला कुछ नहीं है, जैसे आप जो हिंदी भाषा का उच्चारण करते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को क्या कह देते हैं? वर्णमाला। क्योंकि हमारा जो पूरा पूरा हिंदी है वो केवल बोलने के आधार पर है। तो जैसे हम उच्चारण करेंगे वही ध्वनि को ही हम वर्ण कह देते हैं और उसी को जो हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो वर्णमाला कह देते हैं। अच्छा, वर्णमाला में अगर हम उसको उसी वर्णमाला का थोड़ा बृहद रूप होता है अक्षर, जिसको हम का खा गा खा ये लिखते जो हैं वो अक्षर होता है, वो वर्णमाला का बड़ा रूप होता है। और वही अक्षर अगर आपस में व्यवस्थित समूह में आ जाते हैं तो उसको शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, तो जो रा है वो अक्षर हो गया। रा में रा और आ लगा है, तो ये रा प्लस आ मतलब एक व्यंजन हो गया और एक स्वर हो गया रा और आ में। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए आपके ध्वनि या वर्ण। अक्षर हो गया रा, और पद में क्या देखेंगे हम लोग? पद क्या होता है या शब्द क्या होता है? तो जैसे राम, तो जब अक्षरों का व्यवस्थित समूह होता है तो वो शब्द कहलाते हैं। और शब्द में ध्यान दीजिएगा, ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है उसको हम पद कहते हैं। जैसे अगर आपने केवल राम शब्द डायरेक्टली लिख दिया या हिमालय डायरेक्ट सीधे लिख दिया तो वो शब्द ही कहे जाएंगे। लेकिन अगर आप एक वाक्य में लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है, अब यहाँ पे राम क्या है? तो यहाँ राम शब्द नहीं होगा, यहाँ राम को पद कहेंगे। शब्द और पद में केवल इतना ही अंतर है कि शब्द स्वतंत्र आते हैं और पद वाक्य के साथ आते हैं। जब पदों कई पद एक साथ आ जाए, कोई भी शब्द होगा और वो जब वाक्य में आएंगे तो उन्हीं का एक पार्ट ले लेंगे, उन्हीं का एक समूह ले लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पदबंध। पदबंध आपस में बन के उपवाक्य बनते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, कौमा सीता खाना खाती है। तो यहाँ पे राम स्कूल जाता है एक उपवाक्य है और सीता खाना खाती है एक दूसरा उपवाक्य। अगर हम पूरे राम स्कूल जाता है तथा सीता खाना खाती है या कौमा सीता खाना खाती है पूरा लेंगे तो उसको हम बोलते हैं वाक्य। तो आपको ये क्लियर करना है कि जो वर्णमाला है वो सबसे छोटी इकाई है और भाषा की अगर सार्थक इकाई बोलोगे तो वाक्य हो गया। और इसके बीच में ध्वनि से या वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर। अक्षरों का व्यवस्थित समूह पद या शब्द। पद क्या होता है? जो वाक्य में आए। शब्द जो स्वतंत्र आए। पदों का व्यवस्थित समूह पदबंध और पदबंध का व्यवस्थित समूह उपवाक्य और उपवाक्य का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला बेसिकली तीन प्रकार के यहाँ पे देखे जाते हैं। एक स्वर होता है, व्यंजन होता है और एक अयोगवाह होता है। अयोगवाह स्वर और व्यंजन दोनों से स्वतंत्र होते हैं। स्वर की विशेषता देख लेंगे। स्वर का उच्चारण सतत होता है, स्वतंत्र होता है। अगर आपको आ बोलना है तो आ के लिए आपको कोई और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप आ को ही बृहद ले जाएंगे, सतत उच्चारण का अर्थ हो गया जैसे आ ई ऊ, तो यहाँ पे सतत उच्चारण हो रहा है। स्वतंत्र उच्चारण इसलिए क्योंकि आ के साथ आपको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी स्वर हैं। व्यंजन क्या हो गया? जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात अगर आप का लिखेंगे तो का में आ ऑटोमेटिक आ जा रहा है, का के साथ आ, तो आ क्या है? स्वर है।
तो ये स्वतंत्र कहाँ है, ये तो स्वतंत्र नहीं हुए। दूसरा, ये असतत होते हैं। अगर आप का को लगातार बोलना चाहें का, तो का नहीं आ रहा है आपके का के बाद का ये कट कट के आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं असतत। तो आपका यह पहचानने का तरीका होता है कि व्यंजन या कभी विशेषता में दे सकता है कि स्वर की विशेषता क्या है और व्यंजन की विशेषता क्या है। तो यहाँ से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला है स्वर का वर्गीकरण। तो एक तो उच्चारण के स्थान के आधार पर, जैसे हम कोई भी स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं तो मुख का एक विशेष स्थान उसके उच्चारण में उपयोगी होता है। और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो ओंठों के आधार पर, कि अगर कोई स्वर हम बोल रहे हैं तो हमारे ओंठ वृत्तामुखी होते हैं। वृत्तामुखी मतलब वृत्त के आकार का बन जाता है ओंठ, या वृत्त नहीं बनता, स्ट्रेट रहता है या किसी अन्य आकार में बनता है। दूसरा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसको हम ह्रस्व, ह्रस्व मतलब जो आप एक मात्रा लगाते, वो बिना मात्रा लगाए कोई काम करते हैं, जैसे राम में माँ के ऊपर मात्रा नहीं है। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ उस पर मात्रा लग रहा है। कोई भी स्वर का अगर मात्रा लगता है तो उसको हम ग्रेफीम या समरूप बोल देते हैं। मात्रा तो ह्रस्व हो गया क्या, जिस पे मात्रा नहीं लगेगा, या जिसका उच्चारण हम देखेंगे बहुत ही कम समय में होता है। आ ई उ बहुत कम समय। दीर्घ में बड़ा लिखते हैं तो कैसे आ ई। तो इसमें आप पहचानने का तरीका एक तो ये हो गया कि आप जिस पे मात्रा लगाते हैं, और दूसरा समय उच्चारण अधिक लगता है। तीसरा है मुख खुलने और बंद करने के आधार। तो इसमें एक संवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। और लास्ट है जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको हम यहाँ से समझेंगे। स्वर में पहले समझेंगे कि स्वर कितने होते हैं। देखिएगा प्रश्न आएगा स्वर कितने होते हैं, कहीं ऑप्शन 13 मिलता है, कहीं 11 मिलता है। आपको हमेशा 11 लगाना, आयोग हमेशा 11 मांगता है। यहाँ पे आप समझिएगा कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत का एक रूपांतरण है। वो कोई ऐसी भाषा नहीं है जो स्वतंत्र उत्पन्न हुई है, वो संस्कृत अपभ्रंश और हिंदी में आई है। तो क्या हुआ, साथ में इसके इंग्लिश में मिक्स हो गई। और चूंकि हम उच्चारण के आधार पर ही वर्णमाला का उपयोग करते हैं, ध्वनि क्या है, उच्चारण का ही स्थान है, तो यहाँ पे स्वर को हम 11 ही मानेंगे। और इसमें आ बड़ा और ये ऑफिस वाला भी कोई कोई लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बड़ा के बाद ऑफिस वाला भी ले लेते हैं, कई लोग री ले लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों में से कोई एक लेना है। वैसे बड़ा ऑफिस वाला ही लिया जाता है, री को नहीं माना जाता, क्योंकि री और री ये दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी उच्चारण में रा हो गए। और चूंकि हम वर्णमाला उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं, इसलिए री को हटा दिया गया। इसके अलावा ई उ ए ओ। तो यहाँ पे स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण पहले करते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई और उ, ये तीन तो आएंगे, उच्चारण में एकदम समय इसमें नहीं लगता, आ ई उ। री, री जो होता है ये भी ह्रस्व स्वर का ही एक रूप है। तो चूंकि हमें आयोग का प्रश्न करना है, तो यहाँ पे समझिएगा कि आयोग कभी कभी री को देके और पूछ लेता है ये ह्रस्व है या दीर्घ। इसके अतिरिक्त जितने भी बचते हैं वो दीर्घ में आते हैं। अब दीर्घ के भी दो खंड बना दिए जाते हैं, एक मूल दीर्घ होता है, एक संयुक्त होता है। मूल दीर्घ का अर्थ होता है जो ह्रस्व स्वरों के विस्तार से बना है। मूल दीर्घ का अर्थ हो गया जो ह्रस्व स्वरों के विस्तार से बना है। जैसे आ है तो आ से बड़ा, ई से ई, उ से उ। और यहाँ संयुक्त कौन से हो गए, जो ह्रस्व स्वरों के विस्तार के बाद नहीं बने। इसके अलावा अब हम लोगों को यहाँ से एक चित्र समझना है, ये इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न स्वर से संबंधित तो गलत नहीं होगा, बाकी तो एक दो बार आप इसको बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इसको कैसे बनाना है। आपको ये लाइन बीच में ड्रॉ करनी है, एक तरफ नीचे से लिखना है बड़ा, फिर ओ ओ उ एक तरफ, बीच में छोटा, फिर एक तरफ ए और लास्ट में ई। यहाँ देखिएगा। और इसी आधार पर आप सारे स्वरों के वर्गीकरण समझ जाएंगे। और ये मात्र 5 मिनट का है, अगर आप 3 बार बना लेंगे तो
आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर की पहचान आप एग्ज़ाम हॉल में बोल के करिए। कई लोग समझाते हैं कि वहाँ बोलिए, इस आधार पर होता है। तो एग्ज़ाम हॉल में कोई आ ई नहीं करता, उसमें वहाँ उतना टाइम नहीं होता कि आप आ ई करके वहाँ पे करें। वहाँ आप सीधा चित्र खींचिए और अपने प्रश्न को करिए। दबाव रहता है एग्ज़ाम हॉल में, इतना आसान नहीं होता कि आप वहाँ पे पढ़ाना घर पे अलग होता है और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। तो इसके लिए आपको इस चित्र को अगर 2 बार 3 बार ड्रॉ कर लेंगे तो आई थिंक आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, जो पहला इधर का लेटर होगा ई, ए और ए, ये अग्रस्वर कहलाएंगे। अग्रस्वर का अर्थ हो गया कि जो जीभ के आगे से बोले जाए। मध्य स्वर का अर्थ हो गया जो जीभ के मध्य से बोले जाए। और इसके बाद ये जितने बचते हैं वो पश्च स्वर है, जो जीभ के अंत से बोले जाते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अग्र, मध्य और पश्च। इसके बाद आता है मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। वही चित्र फिर दोबारा बनाएंगे और इसी चित्र में आप ध्यान से समझिएगा। इस चित्र को अगर आपने ड्रॉ कर लिया 2 बार 3 बार तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वहाँ आप एग्जाम हॉल में मुख खोल के बंद करके इतना आ ई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर चित्र याद रहेगा तो आप बना ले जाएंगे। अगर कोई बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से है, जिसने पूरी लाइफ हिंदी पढ़ी है, तो उसके लिए तो सरल है। परंतु जिसने हिंदी नहीं पढ़ी है और उसको नंबर गेन करना है, तो उसके लिए वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में आ ई बोलना बड़ा ही कठिन होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि मुख खुलने और बंद होने के आधार पर आप ऊपर से देखिएगा समवृत्त। समवृत्त का अर्थ होता है पूरा मुख बंद होना। मुख एकदम हल्का सा खुलेगा, जैसे ऊ ई। इसको आप बोलेंगे तो समवृत्त हो गया, बहुत ही हल्का खुलता है। अर्ध समवृत्त आधा खुला, तो इसको आप ओ ए, आधा खुला होता है। अर्ध विवृत्त मतलब आधा, सॉरी, अर्ध समवृत्त मतलब हो गया आधा बंद। आधा बंद, ए ओ, ये आधा बंद है। अर्ध विवृत्त मतलब हो गया आधा खुला। ओ और ए, ये अर्ध विवृत है, आधा खुला है। और विवृत मतलब ऐसा स्वर जिसको बोलने पर आपका पूरा मुख खुल जाता है, तो यह है आ। तो यहाँ पे आप समवृत, अर्ध समवृत, अर्ध विवृत और विवृत, आपको बस यही चित्र याद कर लेना है। 2 बार चित्र बनाना है आपको, वहाँ चित्र बना के तुरंत आपका आंसर टिक कर देना है। अगला है ओंठों के आधार पर, फिर वही चित्र बनाना है। ओंठों के आधार पर आपका कौन सा बन गया, एक वृत्तामुखी, एक आवृत्तामुखी। वृत्तामुखी कौन सा होता है आप यहाँ से समझिएगा, जो हमने एक इधर का बनाया है उ ओ, ये क्या है कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपका जो ओठ होता है वो वृत्त के आकार का मुड़ जाता है। बाकी जितने सारे बनेंगे वो आवृत्तामुखी बनेंगे। इस चित्र को तो आप समझ लीजिए, और चित्र को जब आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चित्र बड़ा ही आसान है। 2 बार 3 बार बनाने पर सारा कुछ याद हो जाता है, बहुत आसान होता है, और इसके आधार पर आप सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब बात आती है उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण का स्थान आप ध्यान से समझिएगा। एक तो व्यंजन में है का, च, ट, त, प, ये वर्ग होते हैं। का से का, ख, ग, घ, चा वाला वर्ग, टा वाला वर्ग, ता वाला वर्ग और पा वाला वर्ग। तो इसको याद करने के लिए सीधा है कि कतम दो हम लिख ले, कचट तप एक तरफ लिख ले, और का से ये कतम दो में का से कंठ, ये कौन सा है, का वर्ग है, का खा गा घा वाला। फिर चा वर्ग के जितने हैं उसको हम तालव्य से बोलते हैं। टा वर्ग के मूर्धन्य से, ता वर्ग के दंत से और पा वर्ग के ओंठ से। तो कचट तप और कतम दो ये आपका याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये तो सरल है, ये मतलब आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा एक बार में, कचट तप और कतम दो। मेन बात आती है आपको जब स्वर पूछा जाता है या अन्य कोई भी वर्ड पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए इसके लिए एक कोड है जिसमें आपके सारे आ जाएं। आह कर यशिता रिसम, एक कंठता उओ ओ का, बहुत ही आसान है, 2 बार याद करेंगे आ जाएगा। इसमें आ का अर्थ हो गया छोटा बड़ा, हा का और हा, का से यहाँ पे कंठ और रा से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से आह कर ये बनाने के लिए है। तो आ से आ, हा से हा और का से कंठ। यह सीता का हो गया, या सा, ये वाला सा ध्यान देखना, यह सीता में ये वाला सा लगेगा ई। कहाँ से बोलेगा ये, तालव्य से। रिसम री, सा और माँ से मूर्धन। आ कर ये सीता रिसम,
फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पे समझिएगा ए कंठता, ए से ए हो गया, कंठ और तालब ए का दोनों हो गया, ऊ से और ओष्ठ हो गया, ऊ यहाँ ऊ और ओ दोनों हो गया, ओष्ठ हो गया। ओ कम, तो यहाँ पहला ओ का मतलब हो गया ओ और ओ कम, ओ का मतलब ओष्ठ और कंठ, ओ कम। तो ये आपका पूरा कह सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू पूरा आपके जितने भी वर्णमाला के जितने भी वर्ण है आपका उसका उच्चारण का स्थान याद हो जाएगा। और ख़ासकर समझ लीजिए यहाँ पे ए बहुत पूछा जाता है, ओ बहुत पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है और आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसको अगर याद कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर गेन करना है तो थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा ट्रिक के आधार पर। संस्कृत भाषा जिसने पढ़ी उसका अलग ट्रिक होता है, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा सा लेंदी होता है। ये ट्रिक बड़ा आसान है, आप 2 बार पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरल ये सा रा ला, ये 3 वर्ण हैं जो दंतमूल मसोड़ा या वस् से बोले जाते हैं, सरल। और वाह बचता है, वाह हो गया दंत और ओष्ठ से, वाह का दंत ओष्ठ। तो ये आपके सारे जितने होते हैं 52 उतने सारे आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा कहाँ बोला जाता है। खासकर आपको जो 11 स्वर हैं, इसके अतिरिक्त री का और व्यंजन के सारे वर्ड आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से बोला जाता है। चलिए धन्यवाद।